जैन बच्चों जो इस समय बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 में हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण मैं छात्रवृत्ति योजना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम बताने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए ये ऐसा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जिसको आप मैंने लास्ट वीडियो में भी NMMS एग्ज़ाम के बारे में बताया था, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में बताया था। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी जो श्रेष्ठ स्कीम आई है। तो आइए इसके पूरी डिटेल को समझें। ये देखिए जो सामाजिक हमारा ये जो चलाया जाता है उस शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये चलाया जाता है भारत सरकार के, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अगर हिंदी में कहें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये जो श्रेष्ठ स्कीम है चलाई गई है। इसका मकसद बच्चों देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका जो मकसद है ये लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना है। स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। तो टारगेटेड एरियाज़ का मतलब है जो वैसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनके लिए बच्चों ये स्कीम स्पेशली बनाई गई है, ठीक है। अभी हम पूरा डिटेल आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा। और इसमें देखिए देश भर से एवरी ईयर it is expected that about 3000 students will be selected for admission in class 9th and 11th under the scheme। ठीक, इस वर्ष का बच्चों देखिए रिजल्ट आ चुका है, ये कल ही निकला है। ये पेपर की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। सरकारी स्कूल बरहा के 3 छात्रों को अब इंटर तक निःशुल्क शिक्षा। केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण कर 3 विद्यार्थियों ने पाई सफलता। आवासीय शिक्षा के लिए CBSE विद्यालयों में किया गया चयन। ठीक है, अब देखिए श्रेष्ठ स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा भी। और इसके पहले देखिए इन बच्चों का कहाँ आखिर एडमिशन हुआ है इसकी भी आप डिटेल देख लीजिए बच्चों। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, उच्च प्राथमिक विद्यालय बरहा के छात्र आकाश का चयन मानव भारती स्कूल मसूरी देहरादून व चिंटू का चयन वेद प्रकाश पाठक पब्लिक स्कूल नौझील मथुरा व राहुल का चयन महर्षि विद्या मंदिर फतेहपुर के CBSE आवासीय निजी विद्यालयों में हुआ है। चयनित बच्चों के पढ़ने से लेकर रहने व खाने का खर्च सरकार वहन करेगी। बच्चों आप पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा कि परीक्षा में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सरकार कितना बच्चों पे खर्च कर रही है। तो पूरा डिटेल आपको अंत तक देखना है बच्चों। थैंक यू। आइए इसको डिटेल में जानें। संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के सबसे गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ तैयार की गई है। लंबे समय से असमानता के शिकार अनुसूचित जाति समुदायों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर रखा गया और एक ऐसी स्थिति बनी रही जिसमें पर्याप्त शिक्षा की कमी का नुकसान पीढ़ियों तक चलता रहा। देखिए ये स्कीम क्यों है, किस लिए स्टार्ट की गई, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार के सरकारी प्रयासों ने लगभग सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने में अच्छा काम किया है। हालांकि एक समान अवसर प्रदान करने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य अभी भी वास्तविकता से दूर है। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की परिकल्पना अनुसूचित जाति समुदायों के उन मेधावी छात्रों, गरीब छात्रों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक हो। तो 2,50,000 तक अगर वार्षिक आय से कम है तो वो बच्चे इसमें एडमिशन लेने के पात्र होंगे। अब देखिए इस परीक्षा को कौन कराता है। इसके तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा NETS का आयोजन किया जाता है। के पारदर्शी तंत्र के जरिए प्रत्येक वर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों की एक निर्दिष्ट संख्या लगभग 3000 का चयन किया जाता है। चयनित छात्रों को कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूरी करने के लिए 9वीं और 11वीं में CBSE से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। अब बच्चों ये सोचिए जो निजी विद्यालय हैं जो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, CBSE माध्यम के, ठीक है, ये जो है CBSE माध्यम के बच्चे हैं। और जो हम लोग इसकी बात करते हैं NMMS की राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में, उसमें UP बोर्ड के स्कूलों का किया जाता है। तो इसमें जो पूरे देश के बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं उनमें इन बच्चों को चयन करके पढ़ाया जाता है। बच्चों ये काफ़ी अच्छा है और सरकार इसके लिए काफ़ी खर्च करे, अभी आप देखेंगे। इसके बाद उन छात्रों को भारत सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना या मंत्रालय की उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना से जोड़ा जा सकता है। तो
ये स्कूल होते कैसे हैं, जो जिसमें बच्चों को सेलेक्ट किया जा रहा है, इसको पूरा मैं पढ़ दे रहा हूँ। इस योजना के लिए स्कूलों के चयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई तथा विभाग के वित्त प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि के साथ एक समिति के माध्यम से सीबीएसई से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निजी आवासीय स्कूलों का चयन कुछ मानकों के आधार पर किया। ऐसा नहीं कि कोई भी स्कूल उठाया उसमें बच्चों को एडमिशन कर दिया गया। इसके मानक काफ़ी कठिन हैं और देखिए कितने अच्छे मानक हैं। इन मानकों में स्कूलों का कम से कम पिछले 5 वर्षों से अस्तित्व में होना, कि स्कूल 5 वर्षों से चल रहा हो, पिछले 3 वर्षों से स्कूलों के बोर्ड के परिणाम कक्षा 10 और 12 में 75% से अधिक होना, स्कूलों के पास कक्षा 9वीं और 11वीं में 80 छात्रों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना शामिल थे। नंबर 5 पॉइंट है, इस योजना में छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए से अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों की तलाश करने का निर्णय लिया है, जो जेईई, एनईईटी, नीट सहित सभी प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करता है। ये देखिए, जो बच्चों एनटीए है वो छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। जो इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम होता है, आपने सुना होगा। डॉक्टर बनने के लिए जो नीट होता है, नीट की परीक्षा होती है, इन परीक्षाओं का भी आयोजन एनटीए ही करता है। तो ये बहुत बड़ी संस्था है बच्चों, पूरे देश को सिलेक्शन बच्चों का इसके जरिए होता है। और एसएससी तथा अन्य माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के चयन का काम करता है। तो ये संस्था बहुत बड़ी है बच्चों। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को एनआईसी और एनटीए द्वारा ई परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से उनकी पसंद के अनुसार देश भर में सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया जाता है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त निजी आवासीय विद्यालयों में छात्रों को अपनी पसंद के प्रवेश के लिए ई काउंसलिंग के 2 दौर अनिवार्य किए गए हैं। ऐसा नहीं कि ये कहीं पे भी आपको किसी भी राज्य में भेज देंगे, ये आपसे पसंद पूछेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसके लिए साफ साफ देखिए दिया है कि 2 बार काउंसलिंग होगी बच्चों की, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। मंत्रालय ने इस योजना के लिए एनआईसी और एनआईसीएसआई के साथ एक समझौता है। योजना के तहत चयनित छात्रों को किसी भी कठिनाई से बचने और स्कूलों की सुविधा के लिए योजना में एक बार में छात्रावास शुल्क सहित पूरे वर्ष के लिए शुल्क के भुगतान में प्रावधानों को शामिल किया गया है, ताकि चयनित स्कूल खुद को अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे और श्रेष्ठ छात्रों के संबंध में अपना शुल्क दावा प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए, जो भी स्कूल इसमें लिए जाते हैं भाई, खर्च तो आएगा। अगर इतने बड़े स्कूल हैं तो खर्च तो 1 लाख के ऊपर आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि कितना कितना दिया जाता है। ये पूरा खर्च जो है केंद्र सरकार डायरेक्ट उनके खाते में, स्कूल के खाते में भेज देती है बच्चों। आवश्यक दस्तावेज ई अनुदान पोर्टल के साथ एनटीए पोर्टल के एकीकरण के माध्यम से ई अनुदान पोर्टल पर लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ये पूरी फीस आपकी जमा हो जाती है, बच्चों को अपने पास से कुछ भी देना नहीं पड़ता है। 6 पॉइंट बच्चों, मंत्रालय कक्षा 9वीं से 12वीं तक आवासीय सुविधा छात्रावास वाले सीबीएसई आधारित निजी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाएं प्रदान करके गरीब और मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने का इरादा रखता है। भोजन शुल्क सहित स्कूल शुल्क और छात्रावास शुल्क का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो पूरा शुल्क देखिए भारत सरकार वहन करेगी, देगी। इस योजना के तहत छात्र अपनी शिक्षा के लिए पूरे देश में किसी भी स्कूल का चयन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको मौका दिया जाएगा, देश के किसी भी स्कूल का चयन कर सकते हैं अच्छे से अच्छे। इस योजना में राज्य के स्कूलों, ग्रामीण क्षेत्रों या क्षेत्रीय भाषा के स्कूलों से सीबीएसई आधारित स्कूलों में शामिल होने वाले छात्रों के लिए 3 महीने की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान भी शामिल किया गया है, ताकि छात्र चयनित स्कूल के नए वातावरण में खुद को ढाल सकें। चयनित छात्रों को व्यक्तिगत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पहचान करके ब्रिज कोर्स को स्कूल के नियमित समय के बाद आयोजित किया जाना चाहिए। तो एक ब्रिज कोर्स भी चलाया जाता है इसके लिए। इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि योजना के 80 छात्र स्कूल के बाकी छात्रों के साथ बराबरी के स्तर पर नियमित कक्षा की पढ़ाई समझ पा रहे हैं या नहीं। तो ब्रिज कोर्स देखिए, आपको पता है सीबीएसई स्कूल जो है पूरे इंग्लिश मीडियम चलते हैं, तो इनको उस स्तर तक ले जाया जाता है जो कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे वो पीछे ना रहें, उनसे बराबरी का टक्कर दें। के लिए वार्षिक शुल्क के 10% की अतिरिक्त लागत का भुगतान करेगा। तो ब्रिज कोर्स के लिए अलग से 10% का भी भुगतान किया जाता है कि बच्चे का जो स्टैंडर्ड हो बढ़ा दिया जाए।
अब देखिए कितने पैसे दिए जाते हैं, इससे आपको डिटेल क्लियर होगा। पॉइंट 8 से छात्रों के लिए छात्रवृत्ति से स्कूल शुल्क, ट्यूशन शुल्क सहित और छात्रावास शुल्क, मेस शुल्क सहित दिया जाएगा जो नीचे दी गई अधिकतम सीमा के अधीन है। तो ये देखिए इतने पैसे बच्चों दिए जाते हैं। अब ध्यान देखिएगा, अगर कक्षा 9वीं का छात्र है तो उसके लिए छात्रवृत्ति जो प्रति छात्र सालाना है वो 1 लाख रुपए दी जाती है। देखिए इतनी बड़ी राशि है, ये आपका स्कॉलरशिप है बच्चों। जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं आपको एक पैसा नहीं देना है स्कूल में। जो 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए 1,10,000 है, जो 11वीं के बच्चे हैं उनके लिए 1,25,000 है। और वैसे ही बच्चों ये देखिए 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए 1,35,000 है। देखिए कितनी बड़ी राशि दी जा रही है स्कूलों को पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और देखिए 9 पॉइंट है, छात्रों की ये छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सीधे स्कूलों को एक किस्त में जारी की जाएगी। मंत्रालय द्वारा समय समय पर छात्रों की प्रगति की निगरानी की जाएगी। योजना को डीबीटी मोड में माना जाएगा। डीबीटी मोड बच्चों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अंदर डाल दिया गया, सरकार बीच बीच में बच्चों का ध्यान भी देगी कि बच्चा वहाँ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसकी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये भी बीच में सरकार करते रहेगी, तभी वो पैसे स्कूल को देंगी। तो आपको बच्चों ये श्रेष्ठ स्कीम क्लियर हो गई होगी एकदम। अब ये देखिए मैं बताने जा रहा हूँ कि इसकी परीक्षाएँ कब होती हैं और क्या क्या करना होता है। देखिए ये इस साल का है, अगले साल का इसी तरह से जो कक्षा 8 में बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो अगले साल की तैयारी अभी से करेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसमें कि परीक्षा में आखिर आता क्या है, कैसे सवाल आते हैं, इसको भी आप देखेंगे ध्यान से किस सब्जेक्ट से आते हैं। इसका देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑनलाइन सभी फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय आय के हों चाहे नवोदय के हों। तो ये देखिए 12 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में भरे जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। और एक बार मान लिया आपने गलती भी कर दी तो करेक्शन विंडो भी खुलता है जो कि 13 से 15 अप्रैल के बीच में रहता है। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ परीक्षाएं होंगी, ये आपका 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आपका एडमिट कार्ड देखिए जो डाउनलोड हो वो 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये 2023 का लेके चलेंगे क्योंकि अभी इस साल की तो परीक्षाएं हो चुकी हैं। हमें तो जानकारी इसलिए करना है ताकि हम अगले वर्ष के लिए तैयारी करा सकें। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अब देखिए इसके हिसाब से आप मान लीजिए कि अगले वर्ष आपकी परीक्षाएं जो हैं मई 2023 में होंगी, ठीक है। मई 2023 के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। और परीक्षा कितने घंटे की होगी, परीक्षा आपकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये बच्चों 3 घंटे की परीक्षा होगी। अभी हम डिटेल जानेंगे कि और क्या क्या आता है इसमें। देखिए अब इसमें जो है आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमने देख लिया। अब देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आखिर परीक्षा होगी कैसे, कंप्यूटर के माध्यम से होगी या कैसे होगी। ये बच्चों देखिए ये OMR सीट, जैसे आपने राष्ट्रीय आय में OMR भरते हैं या नवोदय में OMR आप भरते हैं उसी तरह से ये आपकी परीक्षा होगी बच्चों, ठीक है। पेन पेपर मोड में होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें देखिए टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये 3 घंटे, अभी मैंने बता दिया था 3 घंटे की परीक्षा है, 3 आवर की है। तो ये 2 से 5 होगी बच्चों, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि आप कब परीक्षा हॉल में जाएंगे, कब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ये सब चीज़ें हैं, बारीकियाँ हैं। अब देखिए अभी मैंने आपको ऑफिशियल साइट भी दिखाई थी। ये जो जब भी फॉर्म निकलेगा बच्चों तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप देखिए इसी को टाइप करेंगे, कोई भी और साइट पे आप नहीं जाएंगे। https://shrest.nta.nic.in/, ठीक है बच्चों। तो इस साइट पे जाकर अभी मैंने फर्स्ट टाइम आपको जब वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था इसी साइट को मैंने खोला था, ठीक है। और ये स्कीम के बारे में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, ये शेड्यूल कास्ट जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्कीम है। अब देखिए इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर से आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट क्या क्या है। ये इंग्लिश में मैं इसका हिंदी में बता दूंगा बच्चों। ओनली दोज स्टूडेंट हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन अप्लाई अंडर द स्कीम, जो अनुसूचित जाति में बच्चे आते हैं केवल उनके लिए ये स्कीम है। सेकेंड पॉइंट है द स्टूडेंट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 8th एंड 10th इन द करेंट एकेडमिक ईयर, वो 8वीं और 10वीं में पढ़ते हुए होने चाहिए। और इनकम का पहले मैंने बता दिया 2.5 लाख रुपए होने चाहिए। अब देखिए जन्मतिथि का है तो आप इसमें 1-1 वर्ष बढ़ा लेंगे, ठीक है। कई बच्चे जन्मतिथि की वजह से भी इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोज कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर क्लास 9 शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च 2010। अब देखिए आपका अब इसमें 1-1 साल बढ़ा लीजिएगा, ये 2007 हो जाएगा, ये 2011 हो जाएगा। अगर आपकी इसके बीच में जन्मतिथि पड़ रही है तो आप परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। फिर देखिए जो कक्षा 11 के लिए दोज कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर क्लास 11 शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल
अब 5 कर देता हूँ टू 2000, ये मार्च 2009। तो इस तरह से मैंने एक एक साल आप बढ़ा लेंगे अपने में, जो कक्षा 11 में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बच्चों से इसमें फ़ीस नहीं ली जा रही है। और दूसरा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिए, इसको भरते समय हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन भरें तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट से हैं, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और राशन कार्ड होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी जन्मतिथि का प्रमाण होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए, मोबाइल चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए बच्चों। तो ये जानकारी आपकी अवश्य होनी चाहिए जब भी आप फॉर्म भरें, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम में आता क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये कुल नंबर कितने हैं, ठीक है। अभी मैं एक और वीडियो अभी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कट ऑफ के भी बारे में। देखिए गणित में कुल 30 सवाल आएंगे जो कि 120 नंबर का रहेगा। विज्ञान साइंस में 20 सवाल आएंगे जो कि 80 नंबर के रहेंगे। इसका मतलब एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है बच्चों। सोशल साइंस आपका सामाजिक विज्ञान है जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। इतिहास, भूगोल, आपका नागरिक शास्त्र रहेगा जो कि 100 नंबर का होगा। और देखिए एक ये सभी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपके NMMS एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये सब टॉपिक पहले से है, तो आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है। एक चीज़ देखिए जो मुझे लगी अलग से तैयारी करनी है थोड़ी सी, वो जर्नल अवेयरनेस का है, GK का है बच्चों, सामान्य ज्ञान की जानकारी है। तो इसके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर, तो कुल सवाल 100 और कुल नंबर 400 है बच्चों, ठीक है। ये क्लियर है, हो गया अब आपको। अब मुझे उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको और दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।